Dear student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 21, which is the development and aging. So let's start. अगर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स और एक्सटेंसिव होता है. डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम विच द एनिमल ऑर्गेनिज्म अंडरगो इन देयर पैसेज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज टू मैच्योरिटी फ्रॉम द लोअर टू अ हायर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन ये सारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो, कैट हो, एलिफेंट हो, इन शॉर्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट एक सिंगल सेल से होता है और इस सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं. द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेज: क्लीवेज, गैस्ट्रोलाइजेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ. इन सारे प्रोसेसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं जाइगोट की. जाइगोट उस स्टेज को कहते हैं कि जब सेल फर्टिलाइज होता है तो इट विल क्रिएट अ जाइगोट. दिस जाइगोट विल डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और इस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं. पहली डिवीजन की वजह से दो आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं और इन दोनों सेल्स को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं. इस स्टेज पे सेल डिवाइड करता जाएगा और डे 4 या 5 पे वो एक स्मॉल बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा और उसको हम मरूला कहेंगे. जब सेल्स डिवाइड करके मरूला बनाएंगे तो फिर उसके बाद वो सेंट्रल एरिया यानी कि सेंट्रल कैविटी से फॉर अवे मूव करेंगे और फिर सेंट्रल एरिया में एक फ्लूइड डेवलप होगा और इस फ्लूइड को हम ब्लास्टोसील कहते हैं. और फिर उसके जो गिर्द सेल्स बनेंगे और ये जो पूरा स्फीयर ऑफ सेल्स होगा इसको हम ब्लास्टूला कहेंगे और इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब क्लीवेज होती है तो जाइगोट का साइज वही रहेगा, यानी जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें जो सेल्स डिवाइड होंगे, रिपीटेडली डिवाइड होते जाएंगे, वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जाएंगे. लेकिन जो मेन ओवरऑल सेल का साइज होगा वो सेम ही रहेगा और हर सेल को हम ब्लास्टोमियर कहेंगे. क्लीवेज दो तरह से होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मेरोब्लास्टिक क्लीवेज. और यहाँ पे ये दोनों डिविजन्स डिपेंडेंट होती हैं ऑन द अमाउंट ऑफ योक इन द एग्स. फॉर एग्जाम्पल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में देखें, मेमेलियन सेल के अंदर जो मदर प्लेसेंटा होता है वो ऑर्गेनिज्म को फूड और मटेरियल प्रोवाइड करता है. इसीलिए इस क्लीवेज के अंदर जो योक होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द इंटायर सेल, क्योंकि योक की अमाउंट बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है और इस डिवीजन को हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं. मेरोब्लास्टिक क्लीवेज बर्ड्स और रेप्टिलियंस में होती है क्योंकि उनके एग्स जो हैं वो मदर के साथ अटैच नहीं होते फॉर द नरिशमेंट और इसके अंदर योक बहुत ज़्यादा होता है. इस केस में जो डिवीजन होती है वो सिर्फ ब्लास्टोडिस्क में होती है, जो कि स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म है, जो कि एनिमल पोल पे होती है और इसी क्लीवेज को हम मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं. यहाँ तक हमने सेल के पैटर्न, डिवीजन पैटर्न और क्लीवेज को अंडरस्टैंड किया. अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेज, दैट इज द गैस्ट्रोलाइजेशन. इस प्रोसेस में एक पूरा एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू हॉलो बॉल ऑफ सेल्स और वो 3 लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा. इसको हम गैस्ट्रुला कहते हैं. आपको याद होगा हमने एनिमल्स के अंदर पता था कि कुछ एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ये वही एनिमल्स होता है जिनमें 3 लेयर्स ऑफ सेल्स बनती है और ये गैस्ट्रुलाइजेशन के प्रोसेस में क्रिएट हो रही होती है. यहाँ पे ये तीनों लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट और फॉर्मेशन का. फॉर एग्जाम्पल जो आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं वो आपकी नर्वस सिस्टम और एपिडर्मिस क्रिएट करती है. एंडोडर्मल आपकी एपिथेलियल लाइनिंग और डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम और ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है. और देन जो मिडल लेयर होती है जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं वो आपके मसल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज क्रिएट कर रही होती है. फिर इस गैस्ट्रोलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ऑर्गन डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं. और ऑर्गेनोजेनेसिस में जो पहला ऑर्गन डेवलप होगा वो नर्वस सिस्टम होगा और इसी प्रोसेस को हम न्यूरलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं. फिर लास्ट में हमारे पास ग्रोथ का फेज आता है और इसमें ऑर्गेनिजम्स का साइज यानी कि ऑर्गन्स और उसकी पूरी बॉडी का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. हैव यू एवर सीन अ एग? आप सब ने एग देखा होगा, इट्स ऑब्वियस. लेकिन क्या आपको पता है कि ये एग एक सिंगल सेल है? जी, ये एग एक सिंगल सेल है और ये सो लार्ज है कि एक पूरे यानी कि ह्यूमन आई से इजीली देख सकती है. लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये एक सिंगल सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है? लेकिन कैसे? हाउ दिस सेल्स डिसाइड कि कौन सा सेल जो है वो आई क्रिएट करेगा, कौन सा सेल फुट क्रिएट करेगा और हमारे टिश्यूज कैसे डेवलप होते हैं एक सिंगल सेल से?
ये वो क्वेश्चन था जो कि 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट ने रेस किया था, और इसको आंसर देने के लिए दो जर्मन साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की थी, और इस हाइपोथेसिस को हम रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस कहते हैं। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सेल्स डिवाइड होते हैं, और जब वो डिवाइड होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है। यहाँ तक कि आखिर में जो सेल्स आते हैं उनके पास सिर्फ इतना जेनेटिक मटेरियल बच जाता है जो उसकी डेवलपमेंट और उसके सेल के मेंटेनेंस के प्रोसेस को कैरी कर सके। फॉर एग्जांपल, यानी मसल सेल्स के पास इतना जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि मसल सेल की डेवलपमेंट और मसल सेल्स के डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हांस ड्राइसेक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने सेल को, यानी कि जब वो टूल सेल स्टेज पे पहुंचता है जाइगोट, उसने उसको डिवाइड किया इनटू 2 डिफरेंट सेल्स, और जब वो 2 डिफरेंट सेल्स उसने अलहदा कर दिए तो वो दोनों सेल्स जो हैं वो इक्वली ग्रो हुए इन अ फुली मैच्योर सी अर्चिन, जिससे ये प्रूफ हुआ, होना तो यही चाहिए था अकॉर्डिंग टू रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस, कि ये जो 2 सेल्स थे उनमें हाफ जेनेटिक मटेरियल आता, और जो सी अर्चिन जो प्रोड्यूस हुआ वो हाफ सी अर्चिन प्रोड्यूस होता। लेकिन वो दोनों सेल्स इक्वली डेवलप हुए और दोनों सेल्स ने फुली ग्रोन सी अर्चिन प्रोड्यूस किया, जिसने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। देन हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था हांस पेकमैन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस टाइम जब जाइगोट सेल डिवीजन के करीब होता है तो उन्होंने ह्यूमन हेयर के थ्रू उस सेल को टाई अप किया, इस तरह के एक साइड पे न्यूक्लियस आया और दूसरे साइड पे न्यूक्लियस नहीं आया, यानी वो ए न्यूक्लिएटेड स्पेस थी। फिर वो सेल कंटिन्यू, जिस साइड पे न्यूक्लियस था वो सेल डिवाइड होते गए यहाँ तक कि उन्होंने 16 सेल्स क्रिएट कर दिए। उन 16 सेल्स में से एक सेल माइग्रेट हुआ टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल जो कि ए न्यूक्लिएटेड था, और वहाँ पे उसने जाके डिवीजन स्टार्ट कर दी, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों सेल्स जो थे वो फुली ग्रोन हुए इनटू द ऑर्गेनिजम्स। फिर उसने दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर उसने उन दोनों सेल्स को टाई किया इस तरह से कि एक साइड पे न्यूक्लियस आया और एक साइड पे एक पिगमेंट फ्री एरिया, जिसको हम ग्रेस एरिया कहते हैं, वो आ गया। और फिर उसने जब डिवीजन की तो अगेन 16 सेल स्टेज पे जब वो न्यूक्लियस वाले रीजन पहुंचा तो वहाँ से एक सेल माइग्रेट किया टुवर्ड्स द ग्रे एरिया, और उसने वहाँ पे डिवीजन इंड्यूस की। लेकिन जब वो ग्रे एरिया के पास जब वो न्यूक्लियस वाला सेल आया और डिवीजन इंड्यूस की तो वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ, जबकि जो 15 स्टेज ऑफ सेल थे वो उन्होंने एक एबनॉर्मल सेल्स का मैस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से हांस पेकमैन ने कंक्लूड किया कि एक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस के साथ साथ उन्हें एक ग्रे एरिया की भी इम्पॉर्टेंट होती है, यानी एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने के लिए ग्रे एरिया भी रिक्वायर्ड होता है जो कि सेल्स को बताता है कि उसने किस तरह डिवाइड होना है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि सेल्स ऑफ वन टाइप इन्फ्लुएंस द अदर सेल्स, यानी एक सेल्स जो हैं वो दूसरे सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। दैट्स वाई इसको हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, इसको एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कैसे होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को हांस पेकमैन और मैन गोल्डन 1924 में परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक पीस ऑफ डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यानी कि जो नर्वस सिस्टम डेवलप करता है, उठाकर दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर लगा दिया गया। तो वहाँ पे जो उसका नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट करवा दी गई, और इन द एंड उस एम्ब्रियो के पास 2 कंप्लीट नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस हुए, और फिर उनमें से एक ने 1 कंप्लीट और दूसरे ने 1 नियरली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, जिसने शो किया कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर डिफ्रेंशिएट कर सकता है सेल्स को इनटू अदर टिश्यूज। नर्वस सिस्टम जो था उसने दूसरे सेल्स को इन्फ्लुएंस किया और दूसरे टिश्यूज में, और उसने एक ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट किया। जो एम्ब्रियो जिसके पास 2 डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर थे, एक उसका अपना और दूसरा जो हमने सेकेंड एम्ब्रियो से उसके अंदर अटैच करवाया था, उसने एक कंप्लीट और दूसरा नियरली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने अंडरस्टैंड किया कि कैसे एक सेल दूसरे सेल को इन्फ्लुएंस करता है कि वो किस तरह डिफ्रेंशिएट करे। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से स्टार्ट होती है, और इस टाइम पीरियड को जो कि एक फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, इसको हम गेस्टेशन का टाइम पीरियड कहते हैं। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड एवरेजली 280 डेज पे मुश्तमिल होता है,
और फर्टिलाइजेशन के बाद जब ह्यूमन जाइगोट डिवाइड होता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट, तो फिर ये ब्लास्टोसिस्ट आपके एंडोमेट्रियम में जाकर अटैच होता है और इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही एम्ब्रियो जाकर इम्प्लांट होगा वो ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा और फिर उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड स्टार्ट होता है। प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वीक 1 से लेकर वीक 13 तक होती है और उस टाइम पीरियड में आपका जो फीटस होता है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज पे होता है, यानी उसको ज़रा सा भी खतरा उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उसके बाद आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये वीक 14 से लेकर वीक 27 तक होता है और इसके अंदर मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, स्किन बनती है और फीटस सकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। आखिर में हमारे पास आती है थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि वीक 28 से लेकर 36, यानी जब तक बच्चे की पैदाइश होती है उस टाइम तक वो कैरी ऑन होता है और इसके अंदर जो फीटस होता है वो फुली डिवेलप होता है, यानी कि ग्रोथ का प्रोसेस होता है। समटाइम्स आपके पास मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं और इनको हम ट्विंस या क्वाड्रप्लेट्स कहते हैं और हमारे पास 2 टाइप्स के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। और फिर उसके बाद जब बेबी के बर्थ का प्रोसेस होता है तो उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं और ये प्रोसेस टोटली कंट्रोल होता है हार्मोन्स के थ्रू। सबसे पहले फीटस का पार्चुरेटरी ग्लैंड इंक्रीज करेगा ऑक्सीटोसिन और ACTH की सिंथेसिस। ACTH फीटल के एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करेगा जो कि 2 रीजन्स को इफेक्ट करेंगे। पहले वो प्लेसेंटा को इफेक्ट करेंगे और उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे और सेकेंडली वो फीटल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इन्हेंस करेंगे। दोनों ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज़्यादा यूट्रीन मसल स्टिमुलेंट होते हैं। और फिर उसके बाद बर्थ का प्रोसेस होता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बेबी होता है वो 7 मंथ से पहले बॉर्न हो जाता है और इसको हम प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। प्रीमेच्योर बेबीज़ को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो कितने ज़्यादा प्रीमेच्योर पैदा हुए। अब यहाँ तक बेबी बॉर्न हो गया, अब बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस न्यूट्रिशन को हम लैक्टेशन के थ्रू देते हैं। लैक्टेशन के अंदर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क के अंदर। और आखिर में हमारे पास आता है कि सम टाइम ड्यू टू सम कंडीशंस बेबी नॉर्मल ग्रो नहीं करते या नॉर्मल नहीं होते, उसके अंदर बिहेवियरल, फंक्शन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं। इनको हम फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैलफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन और सिंड्रोम्स। यहाँ तक तो बेबी प्रोड्यूस हुआ, अब आ गया डेवलपमेंट का प्रोसेस। इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कहते हैं और इसको हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, नियोनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और प्यूबर्टी एंड देन एडल्टहुड। और फिर उसके बाद एक ह्यूमन फुली मेच्योर हो जाता है और फिर मेच्योरेशन के बाद आपके एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट। एजिंग इज डिफाइंड एज द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर डीजनरेशन का प्रोसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट हो जाता है और इसी को हम एजिंग कहते हैं। आई होप आपको मेरे आज की पढ़ाई गई टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.